तो दोस्तों, लंबे समय के बाद आज की महफिल का असली सुपरस्टार वापस आ चुका है और इस बार केवल तबाही नहीं होगी बल्कि पास्ट और फ्यूचर की उलझी हुई कहानी भी खुलने वाली है। साथ ही हम सपनों में भी जाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सफर आपको सीधे ले जाने वाला है एक ऐसी दुनिया में जहाँ से वापस आना इतना आसान भी नहीं होगा। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर की आखिरी बार हमने इसे रुकते हुए देखा था। सामने जिनका इलाज करने के लिए जंगल में जड़ बूटियों को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन जब वो वापस आती है तो अपने सामने के नजारे को देख वो काफी ज्यादा हैरान हुई थी। वो कहती है, क्या तुम जाग गए हो? और जब जिन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है तो वो उसके पास बैठते हुए कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली थे जो मुझे सुबह के 2000 मिल गए। भले ही ये 100 साल भी पुराना नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे अपने फैमिली के सीक्रेट मेडिसिन योसिम्बान के साथ मिला दूं तो ये 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग जितनी अच्छी हो जाएगी। और फिर भी जिन जब उसकी बातों को सुनता हुआ कोई भी जवाब नहीं देता है तो वो दोबारा कहती है, मैं जानती हूँ तुम पहले ही जाग चुके हो, इसीलिए अब अपनी आंखें खोल लो। हालांकि तब भी जब जिन कोई भी जवाब नहीं देता है तो वो कहती है, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? मैं लगभग 20 साल की हूँ, हम दोनों ही लगभग एक ही उम्र के हैं, तो मुझसे बात करने में इतना हिचकिचाओ मत। जिसका कि जवाब जिन देता है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सामने जो कि सुनता हुआ कहती है, कौन तुम्हें नीचा दिखा रहा है? मैं तो बस इतना कह रही होंगे हम दोनों एक दूसरे को बराबर समझ कर बात करें, ना कि फॉर्मल होकर। जिस पर कि जिन बताता है, अगर तुम मेरे बराबर खड़ा होने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो सामने वो कहती है, ठीक है फिर मैं बस तुम्हारी तरफ देखूंगी, वैसे भी तुम मुझसे लंबे हो तो यह तो नेचुरल बात है। हालांकि मैं तो ये कहने वाली नहीं थी, लेकिन मैं एक प्रेस्टीजियस क्लैन का हायर हूँ, तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरे दोस्त बनते हो तो तुम्हें केवल फायदा ही होगा। तो चलो फिर से एक दूसरे का परिचय करते हैं। मैं टैंग चुनवो हूँ, सिचुआन टैंग क्लैन का अगला होने वाला हेड। जिसका की जवाब जिन जब दोबारा कुछ भी नहीं देता है तो वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि तुम सिचुआन क्लैन को नहीं जानते हो। तुम्हें पता है 9 मार्शल सेक्टरों के 5 ग्रेट फैमिलियों में से वो एक है। असल में ये 6 ग्रेट फैमिली होने चाहिए थे, लेकिन हमें फैमिली रिकॉर्डों से इसलिए बाहर रखा जाता है क्योंकि हम सीमा वाले इलाकों में रहते हैं। हालांकि तभी हम हैं तो प्रेस्टीजियस फैमिली ही, इसीलिए इसे जल्दी से पी लो और मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें कुछ और खिलाऊं? जिन बताता है, मैं तुम्हारी जान एक बार बख्श दूंगा और तुम्हारे टैंक क्लैन को भी एक बार जाने दूंगा। जो सुनता हुआ सामने कहती है, वाह तुम कितने उदार हो, अब तो मुझे इस कर्ज को चुकाने के लिए बहुत लंबा विचार करना पड़ेगा। वो इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और अगला सीन काफी समय बाद की होती है। हम देखते हैं सामने कहीं पर खड़ी थी और अपने सामने की नजारे को देखता हुआ उसे ऐसा लग रहा था आखिरकार उसने ये क्या कर दिया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि जिन था, लाशों की ढेर पर अकेला खड़ा, जो कि उसे देखता हुआ उससे कहता है, मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम मुझे बचाओगी तो हजारों लोग मारे जाएंगे। जिसको सुनता हुआ सामने अपने सदमे में खून के आंसू रोता हुआ कहती है, तुम पागल कहेंगे, तुमने ये क्या कर दिया? ये सब बोलता हुआ जब वह उसे लड़ने के लिए उसकी तरफ भागती है तो हम देख पाते हैं जिन उसकी तरफ देखता हुआ बिना किसी रिएक्शन के बस घूर रहा होता है। यहाँ तक कि जब सामने उसे मारने के लिए उस पर स्वॉर्ड चलाती है तब भी वह बिना अपनी जगह से एक कदम ही हिले, बस उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि शायद उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, क्योंकि हम अगले सीन में केवल ब्लड कोरते हुए देखते हैं, लेकिन शायद जिन ने उसे उस समय पर नहीं मारा था क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में जिंदा है। साथ ही उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्कार भी है जो कि हो सकता है जिनके साथ लड़ाई में उसे मिला हो। खैर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम सीधे आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि जिन कैप्टन के साथ खड़ा हो उसके जागने का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक ही उसकी ट्यूब के साथ कुछ होना शुरू हो चुका था, जिसको देखता हुआ कैप्टन कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सामने एकदम से ही अपनी आंखें खोलती है और जिन को देखते हुए वो फिर से पागल हो चुकी थी और अपने मास्टर की बातों को याद कर रही होती है। हम देखते हैं ये वही मॉन्क था जिससे कि मिलने के लिए पहले जिन भी आया हुआ होता है। वो उसके पास पहुंचकर उससे पूछती है, कहाँ पर है वो? जिसका कि जवाब हुआ मंग जब कुछ भी नहीं देता है तो सामने उससे कहती है, अब मुझे ये मत बताना कि तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। मैं 2 सालों से उसका पीछा कर रही हूँ और उसका सुराग यही एंट्रेंस पर आकर खत्म होता है। तो वो मंग कहता है, मैं जानता हूँ, आखिर तुम किसे ढूंढ रही हो और वो कहाँ पर है? जो सुनता हुआ सामने जब उससे पूछती है कहाँ पर है वो बताता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो अभी तुम उसके पास नहीं जा पाओगे क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ पर उसको फॉलो करने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर बोझ बहुत ही भारी है, तुम आधे रास्ते तक पहुँचने से पहले ही गिर जाओगे। जो सुनता हुआ सामने उसकी तरफ अपने स्वार को करते हुए बोलती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह मॉन्क बताता है, यह तुम्हारे लिए
सबसे आसान होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे ऊपर पहले से पड़ा बोझ वो और भी ज्यादा भारी हो जाएगा। सामने जोसुन थोड़ी देर के लिए तो उसकी तरफ काफी ज्यादा खामोशी में देखती है, बाद में अपने शौहर को पीछे लेते हुए उससे कहती है मैं उसके पास कैसे पहुंच सकती हूँ। उसकी ऐसी जिद को देखता हुआ वो हम कुछ भी नहीं कहता और बस उसे घूरता रहता है, लेकिन शायद उसने उसे बता दिया था और शायद इसीलिए उसने जिन की तरह उसे भी एक गहरी नींद में सुला दिया था। खैर इसी के साथ वापस आते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पर कि सामने जिनको देखता हुआ इतना पागल हो चुकी थी कि वह बिना एक पल की देरी किए हुए अपनी टेव को बुरी तरह से तबाह करके बाहर आते हुए सीधे उस पर हमला करते हुए कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं उसका विप जैसा स्वर जिन के सर को सीधे हिट किया था। ऐसा लग रहा था वो उसे दो हिस्सों में अलग कर देगा, हालांकि जिन फिर भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता। यहाँ तक कि वहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ था कि सब हैरान थे। कैप्टन समझ नहीं पा रही थी अभी अभी हुआ क्या, और जब धूल हटती है और सामने का नजारा साफ होता है तो हम देख पाते हैं सामने का वह स्वाद जिनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था वो अभी भी सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा होता है, जबकि उसके आसपास की जमीन दो टुकड़ों में अलग हो चुकी थी। सामने कहती है आखिर तुम मरे क्यों नहीं? मेरे गोल्डन ड्रैगन टेक्निक का डायरेक्ट हिट लेने के बावजूद भी तुम्हें जरा सा भी चोट क्यों नहीं आई? या तो चट्टानों को चीर देती है और हीरो को चूर चूर कर देती है, जबकि तुम्हें बस खरोच मात्र ही आया। हम देखते हैं ऐसा नहीं था कि जिनको उस हमले के बाद कुछ भी नहीं हुआ था, उसे चोट लगा था, बस इतना कि उसके सर से ब्लड निकल रहा होता है। और उसकी बातों को सुनने के बाद जिन बताता है तुम स्ट्रांग हो, जिसका सबूत यह है कि तुमने मुझे घायल कर दिया, लेकिन तुम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी अपनी इस ताकत के साथ मेरी जान के लिए कभी भी खतरा नहीं बन पाओगी। तो वो कहती है अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगी। वो बताता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और यह चीज तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जानती हो। तो वह फिर से अपने हमले को तैयार करते हुए कहती है मैंने कहा अपनी बकवास बंद कर, मैं तुझे मार डालूंगी। जो सुनता हुआ जिन कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें मारने दे सकता हूँ। अचानक उसकी ऐसी बात को सुन तो सामने भी चौंक चुकी थी, वो उसकी तरफ हैरानी के साथ देख ही रही होती है। तभी जिन दोबारा कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरे लिए जो काम बचा है उसे करने के बाद, यानी कि वो मरने से पहले छोटी बच्ची को उस वुमेन से फ्री करना चाहता था। इसीलिए वो चाहता था कि सामने उसकी मदद करे छोटी बच्ची के दिमाग में घुसने में। अगले सीन में हम देखते हैं जब जिन बाहर खड़ा था तो उसके पास खड़े कैप्टन कहती है आखिर तुम्हारे उसके साथ किस तरह की दुश्मनी है जो वो तुम्हारा पीछा पिछले 2 सालों से करती चली आ गई? जिसका कि जवाब जब जिन कुछ भी नहीं देता है तो कैप्टन कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अतीत में सिचुआन टैंक लैंड को नुकसान पहुंचाया हो? वो बताता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहे अतीत में कितना ही पागल क्यों ना रहा हूँ, मैं कभी भी अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुँचाता और न ही उनके फैमिली को। इसके अलावा मैंने तो चुनवो से वादा भी किया था, जिस पर कि वो पूछती है तो फिर आखिर किस तरह की ये दुश्मनी है? वो बताता है अगर मैं उसकी जगह पर रहता तो मैं भी यही करता। यहाँ तक कि उस समय मेरे भी मन में खुद को मार देने का विचार आया था। जो सुनता हुआ कैप्टन कहती है तो फिर ये सिलसिला पिछले 2000 सालों से कैसे खिंचती चली आई? समझे, तुम तो पिछले 2000 सालों से सो रहे थे, सही कहा ना? चाहे फिर नींद एक दिन का हो या 1000 सालों के, नींद तो नींद ही होती है। इसीलिए तुम जब जागे तो तुम्हें ऐसा लगा कि ये कल ही की बात है। जिन बताता है नींद में सपने होते हैं और सपनों का समय भी होता है जो कि तुम्हारी कल्पना से भी अधिक था मेरे लिए। सामान्य नींद के बाद हम अपने सपने को भूल जाते हैं, लेकिन जिस नींद में मैं सोया था उसमें हमारे सपने सच हो गए। वह अंधकार से भरी ऐसी दुनिया थी जहाँ हम अकेले थे। उस अंधेरे का एक एक पल मुझे याद है। इसीलिए जब मैं जागा और सुना कि 2000 साल बीत चुके हैं तो मैं दंग रह गया, क्योंकि एकांत में बिताया हुआ समय मेरे लिए लगभग 1 लाख सालों जैसा था। वहीं सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं सामने छोटी बच्ची को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खामोश थे और जिनकी बातों को लेकर छोटी बच्ची को देखते हुए बेहद ही ज्यादा विचारशील थे। जबकि इस तरफ जिन बता रहा था यही कारण है कि मेरा दिल और भी ज्यादा दुखता है। चुनबो भी शायद इसी तरह के अंतहीन अकेलेपन का सामना किया होगा। तभी उनके पीछे से सामने आते हुए कहती है चलो एक बार फिर से तुम्हारे वादे को कंफर्म किया जाए। तुमने कहा था टैंक में बंद उस लड़की के दिमाग में घुसकर वापस आने के बाद तुम मर जाओगे, क्या तुम इसे लेकर कसम खाते हो? जिन बताता है मैं कसम खाता हूँ, वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो वो कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें उस लड़की के दिमाग में भेजूंगी। इसी के साथ कुछ समय बाद हम देखते हैं जिन छोटी बच्ची को लेकर अपने गोद में बैठा हुआ था वहीं उसके सामने बैठी हुई थी चुनवो, जो कि प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसे समझाते हुए कह रही होती है किसी दूसरे के मन में घुसने का केवल एक ही तरीका है, सोल ट्रांसफर ग्रेट धर्म, जो कि 2 आत्माओं को जोड़ता है। लेकिन एक शरीर 2 मनों को ज्यादा समय तक संभाल नहीं सकते, इसीलिए शरीर दोनों में से किसी एक को चुनने की कोशिश करेगा और एक बार चुनाव हो जाने पर एक आत्मा अपने आप ही गायब हो जाएगी। इससे पहले
बोले कि ऐसा कुछ भी हो तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो खुद को खत्म कर लेना, जिससे कि कम से कम किसी दूसरी मासूम लड़की को तो इस मुसीबत में घसीटना नहीं पड़ेगा। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपनी प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है तो हम देख पाते हैं जिनका मन और छोटे बच्चे का मन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वहाँ से गायब हो चुका था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब कैप्टन बाहर खड़े अपने सामने के नजारे को देख रहे थे तो उसके पास सामने आकर कहती है, मैं इसे कितनी भी बार देख लूं यह अब भी अद्भुत ही लगता है। यह दुनिया सचमुच में हमेशा से ऐसे ही थी। जिसका कि कोई भी जवाब न देते हुए कैप्टन उससे पूछती है अब वो कैसा है। वो बताती है, चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। अगर उसकी किस्मत बहुत खराब रही तो वो शायद वहाँ से जिंदा वापस आ जाएगा। हालांकि एक बात बताओ, इस तरह की विशाल दुनिया में रहना कैसा लगता है? क्या ऐसी बड़ी दुनिया में रहना डरावना नहीं है? क्योंकि जब मैं पहली बार अपनी जियांगू की यात्रा के लिए घर को छोड़ा था तो मैं बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि मेरे सामने की दुनिया बहुत ही विशाल लग रही थी। लेकिन अब देखो वो दुनिया तो यहाँ बाजरे के दाने से भी छोटी लग रही है। जिसका कि जवाब कैप्टन फिर से कुछ भी न देते हुए उससे पूछती है, क्या आप सचमुच में सिचुआन टैंक क्लैन से हैं? किसी तरह के महान पूर्वजों की तरह? वो बताती है, ब्लड लाइन को भूल जाओ, सिचुआन टैंक क्लैन से टैंक चिन्हो नाम का जो व्यक्ति था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अब एसोटेरिक सेक्ट का एक सामने हूँ। अगर तुम्हें मुझे सही नाम से पुकारना ही है तो सामने कहकर बुलाओ। जो सुनता हुआ जब कैप्टन कहती है सामने, अब इसका क्या मतलब हुआ? वो बताती है, इसका अर्थ है एक युवा नवसिखिया महिला जो एसोटेरिक सेक्ट के पूर्ण भिक्षु बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। मैं ना तो पूरी तरह से मॉन्क हूँ और ना ही पूरी तरह से आम आदमी, बल्कि मैं इन दोनों के बीच का अजीब सा व्यक्ति हूँ। मेरे मास्टर जिसने की अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपनाया था वो हमेशा कहते थे कि मैं कभी भी सच्चा भिक्षु नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मैं कभी भी पूरी तरह से खुद को समर्पित नहीं कर सकती। हालांकि तभी उन्होंने मुझे अपनाया और अपनी सारी विरासत मुझे सौंप दी। ये सब जब वो बोल रही थी तो कैप्टन उसे बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से घूर रही होती है। जिसे देखता हुआ वो कहती है, आखिर तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे में कुछ लगा हुआ है? वो बताती है, नहीं, बस आपका चेहरा कुछ अजीब सा अप्रिय है, बदसूरत नहीं कह सकते, बस पता नहीं बेचैन करने वाला है। जैसे आप मुझे जानी पहचानी लग रही हो। मतलब कि वो दोनों ही हम शकल होती हैं, इसलिए कैप्टन को उसके चेहरे को देखता हुआ अजीब लग रहा था। खैर हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ सामने कुछ भी नहीं समझ पाती है। जबकि दूसरी तरफ सेम टाइम पर हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अभी भी टैंक में बंद बेहोश थी। वहीं उसके पास में ही अनकॉन्शियस होकर बैठा हुआ था जैन, और उनके पीछे खड़ी थी सोहवा जो कि बहुत ही ज्यादा गौर से उन दोनों को देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मेट्रॉन आते हुए कहती है, ये कितना अद्भुत है ना, वह सचमुच में उस लड़की के मन में चला गया बिना किसी वर्चुअल लिंक या फिर माइंड कनेक्टर से, सीधे उसके मन में। मुझे लगता था कि मैं बहुत समय तक जी चुकी हूँ, लेकिन हाल ही में जो हो रहा है उसे देखते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मानो जिस दुनिया को मैंने देखा और अनुभव किया वह तो धूल से भी छोटी कण जैसी है। क्योंकि यह अपने आप में ही अविश्वसनीय है कि कोई व्यक्ति 2000 सालों बाद के नींद से जाग गया, और एक ऐसा व्यक्ति जो उसका पिछले 2000 सालों से पीछा कर रही है। यहाँ तक कि एक ऐसी बच्ची जिसके अंदर एक डीमन रहता है। अगर इन सबको देखते हुए मैं अपनी दुनिया को कंपेयर करूँ तो वह इस बड़ी सी दुनिया के सामने एक छोटे से पहाड़ की तरह है जो किसी कोने में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर ही चढ़ने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। पर अब उसकी चोटी पर पहुंचने के बाद जब मैं इस बड़ी सी दुनिया को देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा हो रही है। जो सुन शोभा कहती है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे जरा ठीक से समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो वो बोलती है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही है तो अपने अंदर छिपे उस डीमन से पूछ लो। जिस पर कि शोभा अपनी पावर को बेहद ही ज्यादा खतरनाक रूप में बाहर निकालते हुए उससे कहती है, तुम सही को औरत कहेंगे, क्या तुम मरना चाहती हो? तो स्वॉर्ड मेट्रॉन कहती है, गुस्सा मत करो, तुम जितनी ज्यादा रिएक्शन दोगी उतना ही इसका मतलब होगा कि मैं सही हूँ। बेचारी शोभा जिस पर कि ना चाहते हुए भी खामोश होकर उसे बस घूरती रहती है। वहीं स्वॉर्ड मेट्रॉन वो आगे कहती है, मेरे अंदर भी एक डीमन छुपा हुआ है, क्योंकि यह मुझे पहले ही खा चुका है। अब मैं उसी डीमन का हिस्सा बन चुकी हूँ। अगर वह मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे पीछे से देखता हुआ शोभा उससे कहती है, तो फिर यह पहले से ही मरे होने से कैसे अलग हुआ? जब तक कि तुम सांस ले रही हो तब तक तुम्हें लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहने का मतलब ही है तुम्हारे पास अभी भी मौका है। वो बताती है, तब तो यह और भी ज्यादा डरावनी बात है। जो सुनता हुआ शोभा वो कुछ भी ना समझते हुए उसकी तरफ बस देखती रहती है। तो वो कहती है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ऐसा होगा कि अब तक जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया उन सबको नकार देना और अपनी बाकी की बची जिंदगी को पछतावे में बिताना। इसीलिए मैं तो ऐसा नहीं कर सकती,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मौका है, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बची हुई है, तो सही चुनाव करना। हम देखते हैं वो ये सब बोलकर जब वहाँ से जा रही होती है तो शोभा चुपचाप उसे देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कहती। बाद में उसके चले जाने के बाद जब वो अपने पीछे जिन को देखती है तो उसके पीछे छुपा हुआ डेमन उसे भड़काते हुए कहता है उसे मार डालो, यही तुम्हारा मौका है, बस हाथ बढ़ाओ और तुम उसे मार सकती हो। अगर तुम्हें मुझसे छुटकारा पाना है तो मैं तुमसे फिर से एक बार वादा करता हूँ, अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हारा शिकार बन जाऊंगा, इसलिए आगे बढ़ो और मुझसे मुक्ति पालो। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ शोभा काफी ही ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। हालांकि उसके बाद हुआ क्या हम देख नहीं पाते, हम सीधे देखते हैं छोटी बच्ची के मन में घासों के मैदान में एक झोपड़ी को, जहाँ पर के जिन्हें एकदम से ही अपियर होता है। और जब वह कुछ देर उस झोपड़ी को देखने के बाद उसके अंदर जाता है तो उसे अपने सामने दिखाई देता है रिचेल आर्कमॉन, जो कि अनकॉन्शियस व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है। वह उसे इस तरह देखता हुआ जब उसके पीछे जाकर उसे टच करने की कोशिश करने लगता है तो वहाँ पर छोटी बच्ची आते हुए कहती है प्लीज उसे परेशान मत करो। अंततः उसे चैन की नींद मिल गई है। उसे वहाँ पर इस तरह देख तो जिन भी चौंक चुका था और छोटी बच्ची उस पर ध्यान न देते हुए रिचल आर्कमॉन के पास जाकर उससे कहती है मैंने आपकी पसंदीदा ग्रीन विलो के चाय को तैयार की है, इसे गर्म रहते ही पी लीजिए। पर हम देखते हैं जब रिचल आर्कमॉन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है तो वो थोड़ी देर तक उसे देखती है और फिर उस कप को उठाते हुए जब खुद उसे पिलाने की कोशिश करने लगती है तो उसे देखता हुआ जिन कुछ भी नहीं बोलता और बस उसे घूरता रहता है। बाद में सिचुएशन को एनालाइज करते हुए सामने की बातों को भी याद कर रहा था, जिसने कि उसे यहाँ भेजने से पहले कहा था एक शरीर दो मनों को लंबे समय तक धारण नहीं कर सकते, इसीलिए शरीर दो मनों में से किसी एक को चुनने की कोशिश करेगी। एक बार चुनाव हो गया तो दूसरी स्पिरिट वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। ये सब सोचता हुआ वो कहता है मेरे सामने जो खड़ी है वो छोटी बच्ची नहीं है, या पहले ही बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। तो उसकी मन की बातों को सुनता हुआ छोटी बच्ची उससे कहती है अभी देर नहीं हुई है, तुम सिचुएशन को गलत समझ रहे हो, बच्ची सुरक्षित है। दरअसल शुरुआत से ही कोई खतरा था ही नहीं, हम एक हो रहे हैं, लेकिन मैं बस उसका एक हिस्सा हूँ। जो सुन जिन उससे कहता है तो फिर ये किस तरह का दृश्य है और यह साइको यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बताती है जिस पल इस शरीर के ओनर ने अपनी चेतना को खो दे उसी पल मेरे सपने ने इस खाली जगह को भर दिया। उस बच्ची के जागते ही ये सारी चीजें अपने आप ही गायब हो जाएगी और यह आदमी भी वापस अंधकार में लौट जाएगा। इसीलिए तुम शांत होकर यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसीलिए मैं उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। जेन बताता है नहीं तुम गलत हो, अगर तुमने इस दृश्य को बनाया है तो तुम एग्जिस्ट करती हो, यदि तुम सोच सकती हो तो तुम एग्जिस्ट करती हो, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस बच्ची के दिमाग में नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ से मिटा दूंगा। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उस लड़की को मारने की कोशिश करने लगती है उसी समय मानो वहाँ पर भूकंप आ गया हो। हर चीज बहुत ही ज्यादा जोरों से हिलना शुरू हो चुका था, जिसे देखता हुआ जिन जब पूछता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है तो वो बताती है ये साइड इफेक्ट है, तुम्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा क्योंकि इंसानी शरीर दो मनों को एक साथ नहीं संभाल सकते। वो ये सब बोल ही रही होती है तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा था वो सब के सब दूसरे ही पल गायब हो चुका था। वहीं इन सब से बेखबर बाहर हम देख पाते हैं कैप्टन वो बोल रही थी सच कहूँ तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, आखिर किस तरह की दुश्मनी होगी जो आप पिछले 2000 सालों से उसका पीछा कर रही हो। आपने उसकी तलाश में अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी तो सामने कहती है तुम लोग उसके साथ रहती हो तो तुम्हें यह चीज अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जिस पर कि कैप्टन वो बताती है हाँ इसीलिए तो मैं और भी ज्यादा उलझन में हूँ। सच कहूँ तो वो थोड़ा सा नासमझ है लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। जो सुनता हुआ सामने कहती है तुमने उसे गलत इंसान समझ लिया है, वो आदमी एक शैतान है, शैतान। वो उसकी मासूम दुख भरी आंखों से धोखा मत खा, वो आदमी बिल्कुल ही एक राक्षस है। अगर मैं उसकी आंखों के आकर्षण में ना आकर उसकी जान बचाई होती तो आज इतनी लोगों की जान नहीं जाती, सबके सब मेरी वजह से मरे हैं। जो सुनता हुआ कैप्टन कहती है तो ऐसी बात है। हालांकि अब तो ये और भी ज्यादा उलझन भरी हो गई, जिस पर कि जब सामने कुछ भी ना समझते हुए उससे पूछती है क्या तो कैप्टन उसे बताती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप जिस पर भरोसा करती थी उससे धोखा खाने से नाराज हैं या फिर उन सभी लोगों की मौत का बदला ले रही हैं जो उसकी वजह से मरे। जो सुन तो सामने भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई थी, वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। तो कैप्टन वो कहती है 2000 साल बीत चुके हैं, ये कुछ ज्यादा ही लंबा समय है। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ सामने अभी भी खामोश, कोई भी जवाब नहीं दे पाती और बस उसे घूरती रहती है। जबकि दूसरी तरफ छोटी बच्ची के माइंड के अंदर इस प्लेनेट को हम दोबारा देखते हैं जहाँ पर कि पहले रिचल आर्कमॉन को स्वॉर्डमेट्रॉन ने मारा था। ये वही जगह होती है। जेन अपने सामने नए सीन को देख काफी ही ज्यादा शौक था क्योंकि अब उसके सामने जो रिचल आर्कमॉन पहले व्हील चेयर पर पड़ा हुआ था वो अब उसके सामने पहले के जैसे मरता हुआ जमीन पर था। जेन कहता है हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तुम
यह साजिश रचने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की बताती है मुझे खुद भी पता नहीं है और न ही मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो यह एक ऐसी जगह है जहाँ मैं दोबारा कभी नहीं आना चाहूंगी। जिन पूछता है तो फिर कौन है जो इन सारी चीजों को कर रहा है। वह बंदी बताती है मैं ये भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि इस दुनिया का असली ऑनर वह छोटी बच्ची है। हो सकता है उसकी ये अवचेतन मन द्वारा निर्मित दुनिया हो। जो सुन जिन बोलता है क्या तुम कह रही हो कि जहाज बिना कैप्टन के ही चल रहा है। जिसका कि जवाब वो बंदी कुछ भी नहीं देती, मतलब कि जवाब वहाँ था। हालांकि तभी वहाँ पर जोरों जोरों से मेटल की आवाज आने लगती है, जिसके चलते वो बंदी जब साइड में देखती है तो उसके सामने रिचल आर्कमॉन का बनाया हुआ एक एंड्रॉइड था। जिसे देखता हुआ वो पहले तो कहती है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद में रिचल आर्कमॉन की तरफ देखते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो एंड्रॉइड अपनी जगह से एकदम से ही लाइट के स्पीड से गायब होता है और फिर एकदम से ही जिन के पीछे पहुंचकर जब उस पर अपने स्वॉर्ड के साथ हमला कर दिया था उसको खत्म करने के लिए तो हम देख पाते हैं जिन एकदम से ही उसके सामने से ही गायब हो जाता है और फिर अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके बॉडी के आर पार कर दिया था, जो कि फिलहाल के लिए उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वह एंड्रॉइड खत्म होते होते छोटी बच्ची का रूप ले लिया था और अपनी दर्द भरी आंखों से जिन को देखते हुए वहीं पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिसे देखता हुआ जिन कहता है अब ये किस तरह का घटिया मजाक है। जिसको सुनता हुआ वो बंदी कुछ भी नहीं समझता है तो जिन उसे बताता है मुझे लगता है कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ, यह दुनिया उस बच्चे के द्वारा बनाई हुई नहीं है। वो बंदी जिस पर कहती है मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकती, भले ही इस दुनिया को उसके अवचेतन मन ने बनाया है पर फिर भी इस दुनिया का ऑनर तो वह बच्ची ही है। तो जिन उसे क्लियर करते हुए कहता है हर कोई मानता है कि आपका सोचना ही आपके मन को शासन करती है, लेकिन असलियत में सोचना केवल आपकी इच्छाओं को दबाने का एक साधन है। यह दुनिया इच्छाओं के द्वारा निर्मित है जो कॉन्शियसनेस के कंट्रोल से पूरी तरह मुक्त है, लेकिन ये इच्छा उस बच्चे की नहीं है और न ही वो बस एक टूल की तरह खुद को सेक्रीफाइस करना चाहती है। मुझे लगता है उसके मन में कोई दूसरी विकृत इच्छा ने अपना घर कर लिया है। ये सब बोलता हुआ वो रिचल आर्कमॉन की तरफ बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा था। तो वो बंदी सारी चीजों को समझ जाती है और उससे कहती है तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि ये वही है। तो जिन बताता है क्योंकि मैं पहले ही इस तरह की दुनिया का अनुभव कर चुका हूँ। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें मैं अनगिनत बार गुजर चुका हूँ। 2000 सालों तक खुद को भूमिगत कक्ष में बंद रखने के बाद वो इसके बोलते ही सिंध दोबारा बाहर की ओर शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि सामने वो बता रहे थे 45,16,315 बार। कैप्टन बोलती है अब ये क्या है। सामने बताती है भूमिगत कक्ष में मुझे इतने बार बुरे सपने आए, हर एक सपना इतना भयानक था कि मैं उन्हें कभी भी पूरी तरह से भूल नहीं सकती। जो सुनता हुआ जब कैप्टन बोलती है क्या सचमुच में इतने सारे, वो बताती है मैं इतनी गिनती के बाद गिनना ही छोड़ दिया। मुझे तो अभी भी यह पल एक बुरे सपने के जैसा ही लग रहा है, क्योंकि जब तुम किसी चीज से लंबे समय तक गुजरती हो तो वह तुम्हारी आदत बन जाती है। कैप्टन जिस पर की कहती है क्या सच में। तो वो कहती है तुमने पूछा था मैं 2000 सालों तक उसका पीछा क्यों किया है ना, तो मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि उसकी मौत से ही मेरे बुरे सपनों का अंत होगा। वहीं इधर हम छोटे बच्चे के माइंड के अंदर देखते हैं जिन वो बोल रहा होता है कि लगता है कि मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके इतना बोलते ही हम दोबारा उसी पल को देखते हैं जब जिन और सामने दोनों साथ थे। वो कह रही होती है यह कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारी एनर्जी ऑलरेडी स्मूथली फ्लो करना शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि तुम बेहद ही ज्यादा स्पीड से ठीक भी हो रहे हो। ये कैसे हो सकता है। ऐसे घावों के साथ जो किसी अगर नॉर्मल व्यक्ति को होता तो उसके लिए जिंदा बचना ही एक चमत्कार होता। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ जिन जब अभी भी कोई भी जवाब नहीं देता है तो सामने उससे कहती है तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, लेकिन क्या तुम्हारा मुंह अभी भी ठीक नहीं हुआ है। जो तुम्हें कुछ भी बोलने में इतनी परेशानी हो रही है, क्या मुझे तुम्हारे मुंह को भी ठीक करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर ताजी मिर्ची है, अगर मैं इसे पीस कर तुम्हारे मुंह में डाल दूं तो तुम निश्चित रूप से तुरंत बोलने लगोगे। हम देखते हैं इन सब के बावजूद भी जब जिन कुछ भी नहीं बोलता है तो वो कहती है अरे यार लगता है तुम्हारे मुंह में घाव नहीं हुआ है बल्कि तुम्हारी अंतरात्मा को ठेस पहुंची है, जिसके चलते तुम्हारी जान बचाने के बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद नहीं कह रहे हो। तो जिन फाइनली उसे जवाब देता है अगर तुम मेरी जान नहीं भी बचाते तो अभी इस ग्रेट सोल की मौत नहीं होती, इसलिए मेरी जान बचाने के लिए तुम अपनी कर्ज में मुझे डालने की कोशिश मत करो। जो सुन सामने उसकी मजाक उड़ाते हुए बोलती है अरे बाप रे, मुझे लग रहा था महान आत्मा बस ऐसे ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि वे हार्ड एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो इनकी आदत है। तो जिन उससे कहता है महानुभाव शब्द का इतनी लापरवाही से इस्तेमाल मत करो, भले ही तुम्हें लगे कि यह शायद सुनने में अच्छा है लेकिन वास्तविकता में यह केवल एक दयनीय श्रेष्ठता की भावना है जो तुम्हारी असुरक्षा को छुपाती है। तो सामने उससे कहती है तुम्हें पता है मेनलैंड के नोबल क्लैन और ग्रेट सेक्टर की बकवास अंत में सब एक समान ही हो जाती है। जो सुनजिन कहता है क्या तुम भी उन्हीं की जैसी नहीं हो। सिचुआन टैंक लैंड के हायर के रूप में क्या तुमने भी अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के लिए
सिचुआन छोड़कर मेनलैंड के इलाकों की यात्रा पर नहीं निकले थे। वो बताती है, हाँ मुझे इसीलिए तो वहाँ से बाहर निकाला गया था। मेरे पिता और एल्डर कहते हैं कि मुझ में ऐसी टैलेंट है जो शायद 100 सालों में एक बार ही देखने को मिलती है। उन्होंने मुझसे कहा मैं पूरी दुनिया की यात्रा करूं और अपनी टैलेंट का प्रदर्शन करूं। इस तरह सभी को पता चलेगा कि आखिरकार टैंक क्लैन कितना महान है। लेकिन मैंने पिछले 2 सालों में कुछ भी हासिल नहीं किया है, क्योंकि प्रतिभा होने से कोई मतलब नहीं होता। यह तभी काम आती है जब उसे आपको इस्तेमाल करने का मौका मिले। इसीलिए मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, जिससे कि साबित होती है कि मेरी स्किल दुनिया के लिए उपयोगी हो सकती है। तो जिन बताता है, तुमने गलत किया। तुमने जो कुछ भी किया है उसे लेकर तुम्हें बाद में पछतावा होगा। तुम सच में नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। तो सामने उसे बीच में टोकते हुए बोलती है, तुम हेवनली डीमन सेक्ट से हो। सही कहा ना। जो सुनजिन काफी ज्यादा शौक हुआ था। वहीं सामने वो बोल रही थी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जब मैंने पहली बार तुम्हारी नब्ज चेक की तभी मैं तुम्हारे अंदर की डिमोनिक एनर्जी के फ्लो को महसूस कर ली थी। जो सुनता हुआ जिन कहता है, फिर क्या? वो बताती है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन असलियत में ऐसा लगता है कि तुम खुद को नहीं जानती हो। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हारी आंखों में दयालुता झलकती थी। मैं देख सकती थी तुम्हारे सच्चे दिल की झलक तुम्हारी आंखों में, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं नहीं जानती कि तुमने हेवनली डीमन सेक्ट को क्यों चुना है, पर मैं उम्मीद करूंगी कि तुम अपने स्वभाव के अनुरूप ही अपने जीवन को व्यतीत करोगे और दयालु बने रहोगे। तो जिन उसे बताता है, मैंने कहा था मैं नहीं मर सकता। इसका कारण यह है कि मेरा जीवन वो मेरा नहीं है, इसीलिए मेरा दिल वो कैसे मेरा हो सकता है? मेरी आत्मा में एक दानव निवास करता है और वही मेरे जीवन का मास्टर है। तो सामने उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? कम से कम तुम अपना नाम तो मुझे बता ही सकते हो। वो कहता है, ली मोंक जी। तो सामने वो बोलती है, देखा तुम बिल्कुल सामान्य हो, यहाँ तक कि तुम यह भी भली भांति जानते हो कि तुम्हारा नाम ली मोंक जीन है। इसीलिए अब ये लो और इसे पी लो। यह चोंगम्योंग का पानी है। अगर सचमुच में तुम्हारे अंदर कोई डीमन रहता है तो तुम इसे पीकर उसे मार सकते हो। उसे दिखा दो असलियत में तुम्हारे जीवन का बागडोर किसके हाथों में है। ये सब बोलता हुआ वो अपने सामने कुछ देख एकदम से ही शौक हो गई थी, क्योंकि भाई साहब अब उसके सामने खड़ा था वही डीमन जो छोटे बच्चे के अंदर है। वो डरते हुए कहती है, सचमुच में मैं इसे देख सकती हूँ। वहीं वो डीमन जब उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा डरावनी लुक से देख रहा था तो वह जिन से हड़बड़ाते हुए कहती है, जल्दी करो और इसे पी लो। तुम इसे पीने के बाद उस डीमन को मार सकते हो। पर जिन उस प्याले को देखता हुआ कुछ भी नहीं बोलता और बस उसे घूरता रहता है, जिसके साथ ही सीन दोबारा चेंज होता है और वापस आते हैं इधर, जहाँ पर कि जिन वो बोल रहा था, लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मरने के अलावा, चलो अब उसे उठाओ। जो सुनता हुआ वो बंदी जब कुछ भी नहीं समझ पाती है तो जिन उसे बताता है, जब चेतना अपनी शक्ति खो देती है तो इच्छाएं बेलगाम हो जाती है। ये सब उसकी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप है। तो अब उसे जगह। वो बंदी बोलती है, वह कोई जिंदा इंसान नहीं है, मैं उसे कैसे जगा सकती हूँ जिसमें कि जीवन ही नहीं है। उसे इतना हिचकिचाता हुआ देख जिन एकदम से ही अपने स्वर को बाहर निकालता है और रेचल आर्कमॉन की बॉडी को 2 हिस्सों में अलग कर दिया था। हम देखते हैं फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आता है तो वो बंदी कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम सचमुच में एक मरे हुए के साथ इस तरह ट्रीट करते हो? यह बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ये सब बोलता हुआ वो मानो रोने लगे थे, जिसको देखता हुआ जिन उससे कहता है, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो कामना करो कि वो जिंदा हो जाए। वो बंदी जिस पर फिर से कुछ भी ना समझते हुए जब कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? उसी समय उसे अपने पीछे कुछ अचानक से ही महसूस होता है। वो कुछ समझ पाती है उससे पहले ही रेचल आर्कमॉन की बॉडी दोबारा से रिपेयर हो चुका था, साथ ही वो जिंदा भी हो गया होता है। जिसको देखता हुआ वो बंदी कहती है, आखिरकार यह कैसे हो सकता है? उसका मरना तो एक अटल सच्चे था, फिर कैसे? क्या उसका वहाँ पर पूरी तरह पैरालाइज होकर बैठे रहना यह सब केवल उसकी इच्छा थे? तो जिन उसे बताता है, उसका वहाँ पर आधे पैरालाइज होकर बैठे रहना यह सब तुम्हारी इच्छाओं के ही परिणाम थे। ऐसा लगता है कि तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे पास रहे, लेकिन बेहोशी की हालत में। जो सुनता हुआ वो बंदी जब कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है तो जिन उसे टोकते हुए कहता है, तुम जो भी चाहती हो उसे मैं ऐसे ही नहीं चलने दे सकता। तुम्हारी इच्छाओं से उपजी हुई गंदगी उस बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है, इसे अभी साफ करना होगा। हम देखते हैं ये सब बोलता हुआ जब वो अपने स्वाद को अंदर लेकर उस रेचल आर्कमॉन के सामने चला जाता है तो वो एकदम से उस पर झपट्टा मारता है और फिर बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से अपने दोनों ही हाथों से जिनके गले को दबाता हुआ उसे चौंक करने की कोशिश करने लगा था, पर जिन फिर भी कुछ भी नहीं करता। वो शायद चाहता ही यही था, वह बस एक जगह पर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है, क्योंकि उसके ऐसा करते ही रेचल आर्कमॉन के बॉडी के अंदर से यह चिप एकदम से ही बाहर निकल
निकलती है जिसने की छोटी बच्ची को पावर दिया था। वो रेचल हार्कमॉन की बॉडी से बाहर निकलकर वो जिन के अंदर जाने लगी होती है, जिसकी संख्या यहाँ पर एक नहीं थी बल्कि कई सारे थे, मानो सैकड़ों नहीं हजारों में उनकी संख्या थी। जिसे देखता हुआ ये बंदी तो और भी ज्यादा हैरानी में उसे ऐसा करता हुआ देख कुछ भी नहीं समझ पा रही होती है, जबकि दूसरी तरफ जिन वो बोल रहा होता है। तो यही वो चीज थी जो उस बच्चे के दिमाग पर परजीवी की तरह हावी हो रही थी। हम देखते हैं रेचल हार्कमॉन की पूरी बॉडी उस चिप में बदलता हुआ वह जिन के हर एक छेद से उसके अंदर जा रहा था, आंख मुंह नाक कान हर जगह से। और देखते ही देखते जब वह पूरी तरह से उसके अंदर समा जाता है तो रेचल हार्कमॉन भी इसी के साथ गायब हो चुका था। जिसे देखता हुआ ये बंदी कहती है, आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिसका कि जिन कराहते हुए कोई भी जवाब नहीं देता और बस आसमान की तरफ देखते हुए अपनी एनर्जी को बाहर निकालता हुआ उन सारी चिपों को कहता है, हाँ मुझे खा जाओ और उस बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी आत्मा, अपना शरीर और अपना पूरा जीवन दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो। उसे इस तरह करता हुआ देख ये बंदी शौक के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती, मानो कि उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी हो अपने सामने के नजारे को देखता हुआ। जबकि बाहर हम देखते हैं ट्यूब के अंदर छोटे बच्चे की कॉन्शियसनेस वह धीरे धीरे जागना शुरू हो चुका था, लेकिन उसके सामने ही बैठा हुआ जिन उसकी पूरी बॉडी की नसें फूलना शुरू हो चुका था। यहाँ तक कि बाहर भी वो पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, साथ ही वो इसकी नाक मुंह हर जगह से ब्लड भी बाहर निकल रहा था। उसे देखता हुआ कैप्टन कहती है, आखिर इसके साथ हो क्या रहा है? क्या ये सब के सब तुमने किया? आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? और सामने उसकी बातों का कोई भी जवाब न देते हुए अपने मन में कहती है वो खुद को चारा बना रहा है। आखिरकार वह दुष्ट राक्षस ऐसा क्यों ही करेगा? ये सब बोलता हुआ वो पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। हैरानी में तो उसे देखता हुआ कैप्टन कहती है, तुम खामोश क्यों हो? इसे जल्दी से बंद करो और उसे तुरंत जगाओ। तो सामने उसे बताती है, अगर मैंने उसे जगाया तो वह मर जाएगा और उसके शरीर का हर एक नस फटाके की आतिशबाजी की तरह फट जाएगा, और अगर हमने उसे जल्दी नहीं जगाया तो भी वो मर जाएगा। जो सुनता हुआ तो बेचारी कैप्टन के पास कोई रास्ता ही नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी अब ऐसी सिचुएशन में वो करे तो करे क्या, जिसके चलते वो पूरी तरह से खामोश हो चुके थे। जबकि छोटी बच्ची के माइंड के अंदर हम देख पाते हैं उन सारे चिपके जिनके बॉडी के अंदर चले जाने के कारण उसकी बॉडी इतना फूल चुकी थी कि उसके पूरे कपड़े फट चुके थे और वो दर्द के मारे भयानक खतरनाक रूप से दहाड़े मार रहा था। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगला चैप्टर फिलहाल के लिए अभी आया नहीं है, तो जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी एक चीज बताओ, क्या आप इसके चैप्टर वीकली देखना चाहते हो या फिर एक साथ? क्योंकि चैप्टर आने में काफी लंबा समय लगता है।